नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं विनोद कुमार। दर्शकों, 5 अगस्त को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहां पर बतौर उपराज्यपाल कामकाज शुरू किया था। करीब 1 महीना और 6 दिन के बाद आज वो मीडिया से मुखातिब हुए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर थी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो एक राजनेता भी हैं और साथ साथ ब्यूरोक्रेट भी हैं। उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से सरकारें चलाई जाती है, किस तरीके से आवाम को सुना जाता है, आवाम की सुनी जाती है। और आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने आवाम की जो ग्रीवियंसेस हैं, आवाम की जो समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एक जम्मू कश्मीर इंटीग्रेटेड रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सेल बनाया है, जिसके तहत कहीं ना कहीं जो दिक्कतें लोगों की होंगी उन दिक्कतों का निवारण होगा। पहले शुरुआती दौर में उन्होंने कश्मीर में मीडिया फर्टेनिटी के लोगों से बातचीत की थी और उसके बाद कल ही जम्मू में भी उन्होंने जितने भी मीडिया फर्टेनिटी के बड़े लोग हैं उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो फीडबैक लिया, उस फीडबैक लेने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले रियासी को, जम्मू और श्रीनगर जिले को लिया जाएगा, उसके बाद बाकी जिलों में भी इसको शुरू किया जाएगा। इंटीग्रेटेड जो शब्द इसमें यूज किया गया है उसमें यह है कि कोई आपको केंद्र सरकार से भी शिकायत है तो वो आप यूटी जम्मू कश्मीर में कर सकते हैं, उसका भी निवारण होगा। आइए देखते क्या कहना है। कि प्रशासन उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो, इस दिशा में हम आने वाले दिनों में हम सब कोशिश करने वाले हैं। आज एक पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो टॉप मोस्ट प्रियॉरिटी है हमारे प्रशासन की, उस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम यहां उठाया गया है। और इस संघ राज्य क्षेत्र यूटी के 3 जनपदों में श्रीनगर, जम्मू और रियासी पायलट बेसिस पर इसको शुरू किया है। और 2 अक्टूबर जिस दिन हम महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर बैक टू विलेज 3 शुरू करेंगे, उसके पहले हर जनपद में यह सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा। इसकी विशेषता हमारे सिमरनदीप बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसका नाम JKI ग्राम्स जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये देश की पहली यूटी है जो भारत सरकार में एक सिस्टम है CP ग्राम का, उससे लिंक्ड होगी। अभी तक किसी राज्य ने ये व्यवस्था नहीं बनाई। डिटेल में सिमरनजीत बताएंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आपको राइटअप भी मिलेगा। कॉल सेंटर्स भी श्रीनगर और जम्मू में इसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। डैशबोर्ड चीफ सेक्रेटरी भी देखेंगे, मेरे पास भी रहेगा। और बाद में एक व्यवस्था और भी की जाएगी कि जो क्लेम किया जाएगा कि रिड्रेसल हो गया है, हर जिले से ऐसे 2 लोगों को चिन्हित करके महीने में हम भी बुलाएंगे, सामने उनसे पूछेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर संबंधित अधिकारियों से भी उस समय बात की जा सकती है। ये व्यवस्था इसमें हम आगे करने वाले हैं। दर्शकों, लोगों की शिकायत थी कि अफसर अपने यानी अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं, मिलते नहीं हैं। लोगों की यह भी शिकायत थी, फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना ही वापस रिस्पॉन्ड करते हैं। पत्रकारों ने भी कुछ शिकायत की थी, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। उसका एक हल या उसका निवारण करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। यानी जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जितने भी SSPs हैं, IG हैं, DIVCOM हैं, इनके दिन निर्धारित किए गए हैं। ये SSP और DC सप्ताह में 5 दिन सुबह 10:30 बजे तक देर रात तक रहेंगे। यानी आप आवाम से मिल सकते हैं। जब अधिकारियों और आवाम के बीच, आवाम ऐसी नहीं जिसको काम होगा, आवाम के बीच ताल्लुकात बेहतर होंगे तो आवाम की नाराज़गी सरकार से कम होती जाएगी। जैसे बैक टू विलेज 1 किया था, बैक टू विलेज 2 किया था, अब 3 करने भी जा रहे हैं। उसका भी यही मकसद था कि आपके डोर स्टेप पर जाकर के सरकार जब आती है तो आपको अपने आप में विश्वास होता है कि हम सरकार का हिस्सा हैं, सरकार के हर एक कामकाज में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। शायद यही एक कारण था। आज बड़ा फैसला लिया गया। SSP और डिप्टी कमिश्नर अपने कार्यालय में सप्ताह में 5 दिन सुबह 10:30 बजे से देर रात तक रहेंगे।
आप सब भी उस दिन चर्चा कर रहे थे, कल जम्मू में भी कुछ प्रेस के साथी कह रहे थे कि प्रशासन के लोग जरा उपलब्ध नहीं है। तो एक व्यवस्था और निर्णय हुआ है कि सभी डीसी और एसपी हफ्ते में 5 दिन 5 days a week, वेडनेसडे और संडे छोड़ करके 10:30 to 11:30 AM दे विल बी अवेलेबल इन देयर ऑफिसेस, और जो भी चाहे उनसे जाकर के मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है। डिविजनल कमिश्नर्स और आईजी भी, इनके लिए भी अनिवार्य किया गया है। आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक बड़ा निर्णय हुआ है और मुझे बताते हुए आपको अत्यंत प्रसन्नता है। दर्शकों, मेडिक्लेम पॉलिसी पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि लोगों को इसका पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि आयुष्मान के तहत बड़े लोगों को फ़ायदा भी मिला है। पीएम आरोग्य योजना, उससे भी सारा फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, यहाँ पे मात्र 30 लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया है कि हर एक यूटी के प्रत्येक बाशिंदे को इसका लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं। आप सब आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से परिचित हैं। पूरे देश में बहुत ही सफलतापूर्वक देश के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा ये योजना प्रधानमंत्री जी वाली उपलब्ध करा रही है। यहां भी मोटे तौर पर एक आंकड़ा है कि 30 लाख लोग जो इस यूटी के हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा प्राप्त है। एक बड़ा फैसला और महत्वाकांक्षी फैसला यहां किया गया है कि जो शेष 70 लाख लोग बचे हैं, जिसमें इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, जो उस योजना में नहीं कवर है, वो भी जेके की हेल्थ स्कीम में कवर्ड होगा और उस परिवार को भी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के लिए सुविधा यूटी प्रशासन उपलब्ध कराएगा। इसके डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जाएंगे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, उस समय हम इस स्थिति में होंगे। ठीक कह रहा हूं मैं, इस योजना का भी शुभारंभ हम करें। तो दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा फैसला लिया है। आवाम की शिकायत थी अधिकारी नहीं मिलते हैं, तो आज उन्होंने कहा है कि जितने भी एसएसपी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सप्ताह में 5 दिन अपने कार्यालय में सुबह 10:30 बजे से देर रात तक बैठेंगे, ताकि लोगों की शिकायतों का निवारण हो सके। और फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर BR कुंडल। कुंडल साहब, आपका स्वागत है। लेकिन इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद विनोद जी। फैसला देखने में बहुत अच्छा है जी। सिर्फ ये है कि ये लागू होना चाहिए जी। होता क्या है, ये बहुत बार हमने पहले भी इसको देखा हुआ है। एक टाइम जरूर मुकर्रर किया जाता है, लेकिन उस टाइम मुकर्रर के ऊपर अफसर लोग वहाँ दफ्तरों में उस वक्त हाजिर नहीं रहते हैं जी। अगर इस चीज को एनफोर्स किया जाए कि वो वहां पर उस चीज को बैठे, उसका बाकायदा रिकॉर्ड हो, उसकी बाकायदा से इसकी मॉनिटरिंग हो, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है और लोगों को इसका फायदा मिलेगा। कुंडल साहब, आपके टेन्योर में जब आप CS थे तो डबल शिफ्टिंग का काम शुरू हुआ था, क्या उस पर अमल हो पाया? क्या आपको लगता है कि इस पर भी अमल हो पाएगा? डबल शिफ्टिंग, अगर आपको याद हो, चीफ सेक्रेटरी से पहले भी जब मैं जम्मू का डिविजनल कमिश्नर था, जब ये हम अपना फ्लाईओवर बना रहे थे, जो एक ही फ्लाईओवर है जो कि पुल से लेके आगे तक जो बना जी, इसको हमने डबल शिफ्ट में चलाया। वेरी गुड। इसी तरीके से बाद में भी जब मैं PWD में वर्क्स डिपार्टमेंट में मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, तब भी हमने बहुत सारे जो पुल हैं कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर भी बनाए। ये चल सकता है। सिर्फ इसमें यही है कि थोड़ी सी हमें इसमें वो होनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग प्रॉपर, और लोगों में एक उसके लिए उनके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमने अपने काम को जल्द मुकम्मल करना है। क्यों कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो उसकी कास्ट ओवररन हो जाती है, उनकी कीमत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि वो उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती है। अगर उसको डबल शिफ्ट में करेंगे, आपका टाइम बचेगा
और आपकी कीमत जो है वो उसकी प्रोजेक्ट की कम हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इसके लिए थोड़ी सी एनफोर्समेंट की जरूरत है और थोड़ी सी मॉनिटरिंग की जरूरत है। अच्छा फैसला है, ये होना चाहिए। कुंडल साहब, आपका भी अनुभव है, मेरा अपना जर्नलिज्म में अनुभव है। हमने देखा है कि कोई भी पहले जब मंत्री आते थे, जिस जिले में आते थे, उस जिले में अगर एसएसपी और डीसी सामने हाजिरी नहीं देता तो मंत्री के नाक चढ़ जाता था। अब एलजी हैं, अगर इस तरह से उनको हाजिरी वहाँ देनी पड़ेगी तो क्या आपको नहीं लगता कि डिस्टर्बेंस हो जाएगी? क्या वो पूरा काम कर पाएंगे? सप्ताह में 5 दिन दे पाएंगे? जब ये फैसला इस लेवल से आया है जी, तो मैं ये समझ सकता हूं कि वो खुद इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो इस पीरियड में उनको डिस्टर्ब ना करें। जी, ये मैं उम्मीद रखता हूं और जब उन्होंने ये फैसला लिया है तो उसके ऊपर वो इसका अमल जरूर करेंगे। कौन सा आखिरी सवाल, ग्रीवियंसेस सेल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। हर सरकारें आई, आपने पीडीपी की सरकार देखी, पीडीपी एनसी की, क्षमा कीजिए, पीडीपी कांग्रेस की, एनसी कांग्रेस की और बीजेपी, ये सारी सरकारें आपने देखी हैं, चाहे बाहर रह के या अंदर रह करके। लेकिन अब ग्रीवियंसेस सेल को मजबूत करने की बात की गई है, उसमें मॉनिटरिंग का बड़ा पार्ट डाला है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है, कितना जरूरी होता है ये ग्रीवियंसेस सेल? ये मॉनिटरिंग की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव की बात है, पूरी तरह सुन लीजिए। मॉनिटरिंग की भी बात रखी है, खाली ग्रीवेंस? जी जी, कोई भी ग्रीवेंस है जब तक उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी वो कामयाब नहीं होती है, क्योंकि एक स्टेज के बाद उसमें थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। एक इंसान की एक फितरत है जी। जब एक काम किया, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, बहुत जज्बे से किया, 4थे दिन किया, बहुत जज्बे से किया, तो 5वें दिन थोड़ा सा उसके अंदर स्लो डाउन हो जाता है। जी। तो स्लो डाउन को रोकने के लिए ही मॉनिटरिंग की जाती है और जी। आजकल तो उसके बहुत तरीके हैं। वो जी। जमाना चला गया जब हम लोग थे तो मॉनिटरिंग इतनी स्ट्रिक्ट नहीं, बट आजकल तो आपके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, टेलीफोन की है, इंटरनेट है, आपके पास वेबिनार है, आपके पास 50 ऐसे तरीके हैं जिससे आप उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, अफसर को देख सकते हैं कि वो ये काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये एनफोर्स हो जाए तो फिर ये मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा फैसला है और ये एनफोर्स करना बहुत जरूरी है। पहले भी हमने इसको एनफोर्स करने की कोशिश करते रहे हैं, ये नहीं करते रहे, लेकिन उसमें और आज के में थोड़ा सा फर्क बहुत है, क्योंकि आज तो फैसिलिटीज इतनी ज्यादा हैं। हमारे पास क्या फैसिलिटीज थी, आपको टेलीफोन का ही पता है कि 2002 में तो हमारे पास ये मोबाइल टेलीफोन आए थे। बिल्कुल। इंटरनेट तो अभी शुरू हुआ और ये जो व्हाट्सएप एंड व्हाटनॉट ये तो बहुत लेट यहाँ पे शुरू हुए और आज इसका फायदा जो है वो उठाना चाहिए, लोगों को भी उठाना चाहिए, पब्लिक को भी उठाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो डीसीज एसपीज पे जो है, जहाँ के भी हैं, जिस जिले के हैं, उनको अपने नंबर जो है टेलीफोन के वो पब्लिक के सामने शेयर करने चाहिए कि कोई लोग नहीं आ सकते हैं, वो टेलीफोन के ऊपर उनसे बात करें, वो उसको व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, वो वीडियो कॉल उनको इस्तेमाल करें, वो ताकि वो उनके जो है तरीके पता चले। क्योंकि ये देखने में आया है, मुझे विनोद जी इसमें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है जी, चाहे किसी को बुरा भी लगे, मेरा अपना भी ये तजर्बा है और बहुत तलब तजर्बा है। हमारे बहुत सारे अफसर जो हैं जी, वो बदकिस्मती से वो टेलीफोन को अटेंड नहीं करते हैं। राइट। ये बहुत एक जरूरी बात है जी। वो टेलीफोन किस तरीके से उनको एनफोर्स किया जाए, जो नंबर उनको पब्लिक डोमेन में डाले, उन टेलीफोन्स को अटेंड करें और खुद करें। ये नहीं है कि उनका पीएसओ करे या उसका प्राइवेट सेक्रेटरी करे, फिर वो मकसद जो है वो हमारा सोल्व हो जाएगा। कुल साहब, आप अपना अनुभव सुनाइए कि जब आप सीएस थे, आप फोन अटेंड करते थे और कैसा लगता था आपको? बिल्कुल करते थे, नहीं वाली तो बात ही नहीं। हालांकि मोस्टली उस वक्त भी चाहे हमारे पास मोबाइल टेलीफोन थे जी, लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल जो था उस वक्त भी लोगों का वो लैंडलाइन का ही हुआ करता था। राइट, शुरुआत ज्यादा थी, जी, ज्यादा थी। तब तक ही अभी दिमाग के अंदर पूरी तरीके से मोबाइल जो है वो नहीं था नहीं था जी, नहीं था। जी। लेकिन जो ये टेलीफोन मोबाइल आता करता गया, मुझे कोई गिला नहीं है, मैंने लोगों से टेलीफोन पे बात करता था, मिलते थे लोग, मेरे पास टेलीफोन करते थे और हम लोग उसका रिस्पॉन्स करते थे, मोबाइल पर भी करते थे और लैंडलाइन पर भी करते थे। ये कोई ऐसा नहीं है और ये कोई दिक्कत नहीं है जो बड़ी डिफिकल्टी हमारी, ये एक सिविल सर्वेंट की एक ड्यूटी है। अगर कोई आदमी आपको टेलीफोन कर रहा है
तो वो कोई आपको कोई शादी का इनविटेशन देने के लिए नहीं कर रहा है, जी। वो आपको कोई अपनी परेशानी बताने के लिए टेलीफोन कर रहा है। तो जब वो परेशानी, और खास करके आजकल का जो पीरियड है, जी। आजकल का जो इस वक्त का जो माहौल चल रहा है, जिसके अंदर हम पैंडेमिक में फंसे हुए हैं, आपके लोग उधर परेशान है, कोई आना है, किसी को जाना है, किसी को मास्क लेना है, किसी को कुछ लेना है, इस वक्त तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग ये अक्सर हमारे टेलीफोन को अटेंड करें और पर्सनली करें। कुणाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलवारू जम्मू के दौरे पर थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम सीमा पार है, अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है और प्रधानमंत्री को कोई ध्यान नहीं है। 50 दिन मांगे थे नोटबंदी के समय पर कि देश को, जनता को बताएंगे कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। 50 दिन गए, साल गए, अब लगभग 4 साल होने को हैं। 4 साल मतलब 50 महीने होने को हैं। अगर किसी को कोई फायदा हुआ तो जिस तरह से 8 नवंबर 2016 को मोदी जी 8 बजे टेलीविजन पर आकर उन्होंने नोटबंदी का घोषणा किया, वो आकर आज बताएं, जवाब दें, हिसाब दें कि नोटबंदी से कितने नौकरियां मिली, कितना काला धन वापस आया, किसको फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, कब हुआ। जवाब नहीं है, हिसाब नहीं है, मुंह छुपाकर भागते हैं, बकवास करते हैं। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन इंद्रजीत सम्याल, और ये फायर ब्रांड नेता भी है, यंग नेता है। इंद्रजीत जी, आज राष्ट्रीय प्रभारी आए हुए थे कृष्णा, वो युवा कांग्रेस के, और उन्होंने साफ साफ सीधे शब्दों में कहा कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ है, गुर्बत लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगार लगातार बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, जिनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के बारे में बात की, मैंने भी उनकी थोड़ी सी बात सुनी जी। मैं अपनी बात रखने से पहले अपनी बात की शुरुआत 2 बड़े महापुरुष थे उनकी बातों से करना चाहूंगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार कहा था कि कुछ लोग समय से पहले मर जाते हैं लेकिन दफनाए बाद में जाते हैं। देखिए, और दूसरा मैं बात रखूंगा जिन्होंने पोलियो की वैक्सीन जो इजाद की थी, उनका नाम था जोनास उटाल का। उन्होंने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि हम एक अच्छे पूर्वज होने चाहिए। देखिए, इस कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना एक विदेशी नागरिक ने की थी और वो आज इस स्थिति में चल गई है, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति जो युवा कांग्रेस की है उनकी शब्दावली से है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द यूज किया कि वे बकवास कर रहे हैं। मैंने भी वो चीज सुनी। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तक इन्होंने कहा नोटबंदी, उससे क्या फायदा हुआ। विनोद जी, नोटबंदी के बाद ये कह रहे हैं कितना काला धन आया। मैं कहता हूँ इस पे एक अलग से डिस्कशन कर रहे हैं। हम बताएंगे कितना काला धन आया, कितने लोगों ने उसे अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया, कितने उस काले धन से कितनी सड़कें बनी, वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगी, उसका पूरा जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी शब्दावली आज इस प्रकार की है, जो हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उसे गली का गुंडा कहते हैं। एक बार आपको याद होगा जब इस देश के डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्हीं के एक सांसद ने उसे कहा था कि कफन चोर, बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। यही वो कांग्रेस पार्टी है। इस पर आज उसके अध्यक्ष ने किस प्रकार की विनोदी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कहा लोकतंत्र में सवाल जवाब होना चाहिए। हम जवाब देंगे कि नोटबंदी से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। अरे नुकसान किसी को हुआ? विनोदी, सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी को हुआ। ये कांग्रेस पार्टी बताए, हमने हर हाल में इस देश को आगे लेके गया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने चाइना से युद्ध हारा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हर इश्यू के आगे सरेंडर किया। आपको याद होगा विनोद जी, 2008 में जब यही वो कांग्रेस का पार्टी थी जब न्यूक्लियर डील के ऊपर वोट फॉर कैश इन्होंने सरेंडर किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है 1998 में जब नरसिम्हा राव ने, आपको याद होगा जब हमने परमाणु विस्फोट करना था, अमेरिका से एक फोन आता है, ये पार्टी सरेंडर करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने 1947 मोहम्मद अली जिन्ना के आगे सरेंडर किया। इनकी क्या बात करें, और मुझे कड़ी आपत्ति है उनकी शब्दावली से। जी जी विनोद। लेकिन आप काले धन की बात करते हैं, अलग से डिस्कशन हो, लेकिन आप खुल के बात भी नहीं करते काले धन से कब आया, कैसे आया, नोटबंदी से कितना फायदा हो, खुल के बात आप नहीं करते, सिर्फ आप कहते हैं डिस्कशन कीजिए।
देखिए विनोद जी, बिल्कुल खुल के बात करते हैं। मैंने सबसे पहले की कि मैंने भी उनकी बाइट सुनी। मुझे उसकी बाइट जब वो प्रधानमंत्री के लिए करते हैं कि प्रधानमंत्री बकवास करते हैं, हम 50 दिन के लिए आए, 50 महीने हो गए, ये क्या शब्दावली है? इस प्रकार से डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे होती है। मैं कहता हूँ आंकड़ों से, मैं कहता हूँ कि आंकड़ों से मैं बात करता हूँ कि काले धन से, अगर मैं तो ये चाहता हूँ आमने सामने आए, डिस्कशन करें। काला धन आया है इस देश में, कार्रवाई हो रही है, पैसा आया जा रहा है, तो उस पैसा को राष्ट्र निर्माण में यूज किया जा रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखता तो हम क्या करें? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके माँ बेटा नेशनल हार्लैंड केस में अभी जमानत के ऊपर है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके ऊपर अभी मेहुल चोकसी जो सबसे बड़ा घोटालेबाज है, वो राजीव गांधी फाउंडेशन ने उनसे दान लिया 10 लाख रुपया, उनसे जवाब देते बनता नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाकिर नाइक के खिलाफ, जो इस्लामिक स्कॉलर है, जिसने देश में पूरी तरह से मिलिटेंसी को समर्थन किया, 50 लाख रुपया उसे डोनेशन के लिए हमसे सवाल करती है। या तक काला धन तो इनके पास है। राजीव गांधी जो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके ऊपर बोफोर्स का सबसे बड़ा आरोप लगा था, इन्हीं के जवाहरलाल नेहरू थे जिनके ऊपर जीप स्कैंडल का सबसे बड़ा आरोप लगा था। और माँ बेटा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके जो होनहार युवराज है, जो 50 साल के युवा है, वो खुद दोनों माँ बेटा जमानत के ऊपर है। तो हमसे काले धन की करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दर्शकों, अब हम बात करेंगे बैक टू विलेज 3 की, 25 सरपंचेस की। 25 सरपंचेस में आज भी निराशा है। 25 सरपंचेस कहते हैं बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 से कोई लाभ नहीं हुआ, लिहाजा अब 3 की क्या ज़रूरत है। 25 सरपंचेस ये भी कहते हैं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट को इन टोटो लागू किया जाए ताकि पंचायतों को मजबूत और सशक्त बनाया जा सके। 73वां संशोधन लागू करो, 73वां संशोधन लागू करो। टोटल फेल। बैक टू विलेज फेल। बैक टू विलेज फेल। मत बनाओ। पंचायतों के साथ भेदभाव करना बंद करो। पंचायतों को उनका हक दो। पंचायतों को उनका हक दो। विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 हो चुके हैं। ऑन ग्राउंड उनका अभी हम कहें 10% भी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। जो हमें बड़े बड़े वादे पहले दिखाए गए थे कि अब गांव पे जाके ऑन ग्राउंड देखा जाएगा कि पंचायतों का सशक्तिकरण किया जाएगा, तो ये अभी तक एक ढकोसला रह गया है, क्योंकि ऑन ग्राउंड कोई भी काम नहीं किए गए। अगर हम बैक टू विलेज 1 की काम करें, जो हमने प्रायोरिटी की लिस्ट ली थी, आज तक उस लिस्ट को भी चेक नहीं किया गया कि उसमें से कितने काम हुए हैं और नहीं हुए। एक भी काम उसमें से नहीं है। जो एक 5 लाख का वादा किया गया था, कई पंचायतों में वो काम हुए हैं, जिनके काम हुए उनकी पेमेंट नहीं आई है, और कईयों के तो काम ही नहीं हुए। उसके बाद बैक टू विलेज 2 हुआ। बैक टू विलेज 2 में भी जो काम लिखवाए गए थे, उनमें से अभी भी एक भी काम नहीं हुआ, ना ही उसके एस्टिमेट्स पास हुए हैं। तो ये इतनी जल्दी बैक टू विलेज 3 किया जा रहा है। तो पहले हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आप बैक टू विलेज 1 और 2 की हमें फीडबैक रिपोर्ट दीजिए। आप वो चेकलिस्ट चेक कीजिए, जो हमने प्रायोरिटी पे काम नोट करवाए थे, उनमें से कितने काम हुए हैं। अगर नहीं हुआ, पहले उनको पूरा किया जाए, उसके बाद बैक टू विलेज 3 जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए जाएं। ये सिर्फ अदरवाइज लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। जैसे बोला जा रहा 10 लाख दिया जा रहा, अगर ये 10 लाख सच में दिया रहा, पहले पेंडिंग वाले काम किए जाए, उसके बाद 10 लाख की बात की जाए। अभी जो हम यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो अभी सेकंड फेज़ का बैक टू विलेज का जो पैसा आया है, वो हमारी 5 पंचायतों में कम पैसा दिया है इन्होंने। और हम आज इसी मसले में आज हम डायरेक्टर साहब से मिलने गए थे रूरल डेवलपमेंट के। उनसे हमने मतलब कि उनको एप्लीकेशन भी दी, और जब हमने उनसे ये पूछा कि सर हमारी पंचायतों में पैसा कम आया है, तो उन्होंने हमें एक ही जवाब दिया कि ये हमारे पास, ये हमारे लिंक में नहीं है, ये डीसी मैडम के लिंक में है, ये हमें नहीं पता है। अगर एक डायरेक्टर को नहीं ये चीज़ पता है, ये पता किसको होगी। फिर उसके बाद हमने डीसी मैम को भी मेल की है, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी बात के लिए, क्योंकि हमने जो काम करवाया था, मैडम से पूछते हैं, हम वीडियो मैडम से पूछते हैं, वो हमें बोलती है कि जो आपका पैसा कटा हुआ उसका एक रीज़न है कि जो आपने बैक टू विलेज फर्स्ट में काम करवाया था उसमें एडजस्ट किया है। हमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ये बताए, हमें JNK की गवर्नमेंट जो अभी है वो बताए कि जो फर्स्ट फेज़ का पैसा था वो फर्स्ट फेज़ में रखना चाहिए था, सेकंड फेज़ में क्यों कटा। क्योंकि सेकंड फेज़ में जो इन्होंने पैसा दिया है 10 लाख रुपया, उसमें तो ना कोई ऑर्डर है, और अगर ऑर्डर है तो वो हमें दिखाएं, तो हम बोलते हैं भाई ठीक है अब ये हमारा पैसा कट गया है। अगर कोई ऑर्डर है ही नहीं है, उसका ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपया ईच पंचायत बैक टू विलेज सेकंड फेज़ में आपको मिलेगा, तो वो हमें मिलना चाहिए। यही हम मतलब ये मीडिया के माध्यम से एक यही डिमांड है हमारी कि हमारा जो सेकंड फेज़ का पैसा है वो पूरा का पूरा 10 लाख का हमें मिले, और जिससे हम अपनी पंचायत की डेवलपमेंट करवाएँ।
जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उनका एक ही बहाना रहता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370 की वजह से हम लोग जहां 73rd अमेंडमेंट जो है वो नहीं लगा सकते। लेकिन आज हम लोग जहां यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी के जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनसे हमारी गुजारिश है, अपील है कि आज 370 जो है जम्मू कश्मीर से हट चुका है। आज 73वीं तरमीम और 74वीं तरमीम लगाने में कोई भी रुकावट जो है वो नहीं रही। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जे अपील करती है आपसे, गुजारिश करती है, जे ताकीद करती है आपसे कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd अमेंडमेंट जो है वो फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू की जाएगी। अगर 73वीं 74वीं तरमीम जहां जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे नहीं की जाती, जम्मू कश्मीर के अंदर 40,000 पंच सरपंच और 4,000 पंचायतों के इलेक्टेड नुमाइंदे, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम लोग रोडों पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे और ये 73वीं और 74वीं तरमीम लगवाने के लिए हम लोग पूरे का पूरा संघर्ष जो है, जोर जो है वो लगा देंगे। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।